अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया बहुत अमीर और प्रॉस्परस देश था। इसे सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया ग्लोबल ट्रेड का बड़ा केंद्र था। इसके कपड़े, मसाले और कारीगरी पूरी दुनिया में फेमस थे। इसीलिए यूरोपियन ट्रेडर्स, जिनमें ब्रिटिश भी थे, इंडिया आए। मुगल एम्पायर कमजोर होने के बावजूद इंडिया के बड़े हिस्से पर राज करता था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और इकोनॉमी बहुत अच्छा था। इसी दौर में ताजमहल जैसे शानदार मॉन्यूमेंट्स बने। ये इंडिया की दौलत और कला का प्रूफ है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया की किस्मत बदल गई। जो ट्रेड रिलेशनशिप के तौर पर शुरू हुआ, वो धीरे धीरे बहुत बुरा रूप ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेड पर फोकस करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी। 1757 में प्लासी और 1667 में बक्सर की लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट थीं। इन लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इनसे कंपनी का इंडिया में मिलिट्री डोमिनेंस पक्का हो गया। अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ कंपनी अपनी मनमानी करने लगी। इंडियन राजाओं के बीच लड़ाई का फायदा उठाया। कंपनी के लालच की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में लिया। किसानों पर भारी कर लगाए गए। उन्होंने उपजाऊ जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन्हें प्रॉफिट कमाने वाले प्लांटेशंस में बदल दिया। कंपनी का फोकस ट्रेड से रेवेन्यू लेने पर शिफ्ट हो गया। यहीं से इंडिया के इकोनॉमिक डिक्लाइन की शुरुआत हुई। कभी अमीर रहे इंडियन आर्टिजन्स और वीवर्स बर्बाद हो गए। उन्हें सस्ते मशीन मेड ब्रिटिश सामानों से कंपटीशन करना पड़ा। इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को तोड़ने से ब्रिटिशर्स को फायदा हुआ। इससे इंडियन इकोनॉमी कमजोर हो गई। कंपनी की पॉलिसीज अपने फायदे के लिए बनाई गई थी। ये उन्होंने इंडियन लोगों को नुकसान पहुंचाकर किया। ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारतीय समाज को गहरे घाव दिए। 1855 के गदर के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। इससे इंडियन लोगों को नुकसान हुआ, उनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। ऐसी ही एक पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट। ये 1790 में बंगाल में लागू हुई। इससे जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमानेंट टेनेंट्स बन गए। उन्हें फिक्स टैक्स देना होता था, चाहे फसल कैसी भी हो। इससे उनकी हालत और खराब हो गई। इस सिस्टम ने फार्मर्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। इससे वे गरीब और कर्जदार हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जिनसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फायदा होता था। उन्होंने ब्रिटेन जाने वाले इंडियन सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। इससे इंडियन सामान ब्रिटेन में महंगे हो गए। उल्टा ब्रिटिश सामान इंडियन मार्केट में सस्ते में बिकने लगे, अक्सर बिना ड्यूटी के। इससे इंडिया के टेक्सटाइल्स जैसे बिजनेस खत्म हो गए। इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। सेक्शन 4, धन की निकासी। दादा भाई नौरोजी का एनालिसिस। दादा भाई नौरोजी एक इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिस्ट ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बनाई। उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के आर्थिक प्रभावों को उजागर किया। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया का धन सिस्टमैटिकली ब्रिटेन जाता रहा। यह एक प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन था। यह सिर्फ रिसोर्सेज की लूट नहीं थी, यह एक व्यापक आर्थिक शोषण था। इसमें इंडिया के धन का इस्तेमाल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और वॉर्स के लिए भी शामिल था। यह एक दोहरा शोषण था। नौरोजी ने बताया कि कैसे इंडिया को ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज और पेंशन्स के लिए पैसे देने पड़ते थे। यह एक फाइनेंशियल बर्डन था। इंडिया को एशिया में ब्रिटिश आर्मी के एक्सपेंशन के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। यह एक स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन था। यहां तक कि ओपियम वॉर्स के दौरान चाइना में ब्रिटिश एक्सपीडिशंस के लिए भी इंडिया ने पैसे दिए। यह एक ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा था। इन पॉलिसीज ने इंडिया के रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, जिससे इंडिया गरीब हो गया। यह एक डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट था। नौरोजी के काम ने ब्रिटिश रूल के शोषण को एक्सपोज किया। उन्होंने सच्चाई को सामने लाया। इससे इंडिया के इकोनॉमिक डिक्लाइन को समझने में मदद मिली। यह एक महत्वपूर्ण योगदान था। उनका एनालिसिस बढ़ते हुए इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोगों को पसंद आया। यह एक प्रेरणादायक विचार था। इससे सेल्फ रूल के लिए एक मजबूत आर्गुमेंट मिला।